नादरीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि वज़ीर आज़म इमरान खान को दो ताकतवर शख्सियात की जानिब से धमकी दिए जाने की कहानी क्या है, इस धमकी के क्या नताइज निकल सकते हैं, वज़ीर आज़म इमरान खान ने आखिरी हद तक लड़ने का फ़ैसला क्यों किया, वज़ीर आज़म को इस फैसले से पहले किस तरह के पैगामात मिले थे, इन पैगामात पर प्राइम मिनिस्टर ने क्या जवाबात दिए, एक आला सतह के इजलास में 40 मिनट तक क्या कुछ होता रहा, इस इजलास से पहले किस तरह की इतलात सामने आई थीं, ये इतलात किन दो किरदारों के गिर्द घूमती थीं और ये किरदार किस किस्म का खेल खेल रहे हैं। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी वज़ीर आज़म इमरान खान को दो ताकतवर शख्सियात की धमकी की कहानी क्या है और प्राइम मिनिस्टर ने आखिरी हद तक लड़ने का फ़ैसला क्यों किया। सबसे पहले आपको एक ब्रेकिंग न्यूज़ से आगाह करते हैं क्योंकि ये जो ताज़ा तरीन खबर है इसमें कुछ नए हक़ाइक़ और नए इंकशाफात सामने लाए गए हैं। ये इंकशाफात और ये हक़ाइक़ इससे पहले मंजर आम पर नहीं आए थे और उसकी एक वजह यह भी थी कि टीवी चैनल्स को इन मामलात की रिपोर्टिंग करने से रोका गया था, लेकिन अब इन नए हक़ाइक़ की और इन नए इंकशाफात की ऑफिशियली यानी सरकारी सतह पर बाज़ाब्ता तस्दीक की गई है। और ये जो नई खबर है, जो ताज़ा तरीन खबर है, इसमें अब ये बताया गया है कि तहरीके लब्बैक के मुज़ाहिरीन 10 रोज़ गुजरने के बावजूद अब तक वज़ीराबाद में मौजूद हैं। ये मुज़ाहिरीन जीटी रोड पर जो सड़क है वहाँ से तो हट गए, लेकिन वज़ीराबाद के पार्क में इन्होंने खैमे लगाए और इन खैमों में ये अब भी मौजूद हैं और वज़ीराबाद में तहरीके लब्बैक पाकिस्तान के इस धरने की वजह से आज भी इंटरनेट सर्विसेज बंद हैं। थाना सिटी और थाना सदर वज़ीराबाद, इसके साथ साथ जो डीएसपी का ऑफिस है उसको ताले लगाए गए हैं, जबकि रेस्क्यू 1122 की जो सर्विस है वो भी वहाँ पर इस वक्त मुतासिर है, यानी 10वें रोज़ भी पार्क के अंदर ये धरना भी चल रहा है और वज़ीराबाद में अब तक ये सिचुएशन नॉर्मल नहीं है। दूसरी जानिब दरियाए चनाब के पुल पर भी एक गैर मामूली सूरत हाल है, क्योंकि ये एक ऐसा मकाम है कि इस मकाम से थोड़ा ही दूर रेंजर्स और पुलिस के दरमियान एक कोऑर्डिनेशन थी और जब ये कोऑर्डिनेशन के ज़रिए रोकने की कोशिश की गई थी मुज़ाहिरीन को कि किसी भी तरीके से वो दरियाए चनाब का पुल क्रॉस ना कर पाएँ, तो उस वक्त रेंजर्स और मुज़ाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुई थीं। उसके बाद हुकूमत और तहरीके लब्बैक के दरमियान जो मुआहिदा हुआ, उस मुआहिदे के नतीजे में दरियाए चनाब के ऊपर और इसके अतराफ़ और दरियाए चनाब के पुल के ऊपर जो रुकावटें खड़ी की गई थीं उन रुकावटों को हटा दिया गया था। लेकिन अब एक मरतबा फिर इस पुल पर और दरियाए चनाब के अतराफ़ जो दीगर इलाके हैं वहाँ पर रुकावटें खड़ी की जा रही हैं और उसकी एक ख़ास वजह है। वो ख़ास वजह क्या है वो भी आपको मुख्तसरन बताते हैं। तो मामला ये है कि हुकूमत ने एक बहुत बड़ा इक़दाम किया और ये जो इक़दाम है एक बहुत ही ख़ास और हंगामी समरी के मुतल्लिक था। ये जो समरी है इसे एक सर्कुलेशन समरी भी कहा जाता है और सर्कुलेशन समरी का मतलब ये होता है कि जब वफाकी काबीना के अरकान को एक जगह इकट्ठे होने का वक्त ना मिले, यानी वो मुख्तलिफ मकामात पर मौजूद हों और बाकायदा वफाकी काबीना का इजलास एक जगह पर बुलाने का वक्त ना हो, लेकिन किसी हंगामी मामले की मंजूरी देनी हो, तो फिर इस मामले की मंजूरी एक सर्कुलेशन समरी के ज़रिए ली जाती है। यानी एक समरी बनाई जाती है, उसके लिए जो भी ज़ाब्ता कार होता है वो पूरे ज़ाब्ते पूरे किए जाते हैं और उसके बाद
اس سمری کو جہاں جہاں وفاقی کابینہ کے ارکان موجود ہوتے ہیں ان کے پاس بھجوایا جاتا ہے، ان سے سگنیچر لیے جاتے ہیں، وہ ارکان اس سمری کو پڑھتے ہیں، اس پر دستخط کرتے ہیں، اور یوں کسی بھی ہنگامی معاملے کی منظوری دینی ہو تو وہ سرکولیشن سمری کے ذریعے دی جاتی ہے۔ اب وفاقی کابینہ کا جو اجلاس ہے یہ عموماً ہر ہفتے منگل کے روز ہوتا ہے، لیکن اس مرتبہ منگل تک کا بھی انتظار نہیں کیا گیا، یعنی یہ جو معاملہ تھا حکومت کے لیے اتنی اہمیت کا حامل تھا کہ اس نے منگل کا انتظار نہیں کیا کہ ایک باقاعدہ اجلاس ہو، پرائم منسٹر عمران خان اس اجلاس کو چیئر کریں، وفاقی وزراء اس اجلاس میں شریک ہوں، اور اگر وفاقی وزراء اپنی کوئی رائے دینا چاہتے ہیں تو وہ اپنی رائے دیں، اگر کوئی اختلاف کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنا اختلافی نوٹ لکھے۔ منگل تک کا انتظار کرنے کے بجائے جلدی جلدی ایک سمری بنائی گئی اور اس سمری کو بھیجا گیا وفاقی وزراء کو، سرکولیشن سمری اس کو کہا گیا، اور پھر ان سے اس کے اوپر دستخط کروا کے یہ سمری منظور کروا لی گئی۔ اور یہ جو سمری تھی یہ ایک ایسے وقت میں موو کی گئی جب تحریک لبیک کی جانب سے یہ تحریری ضمانت دی گئی، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ تحریک لبیک نے یہ لکھ کر دیا کہ اب وہ کوئی پرتشدد دھرنا نہیں کرے گی، کوئی لانگ مارچ نہیں کرے گی، اور مستقبل میں بھی ایک پرامن سیاست کرے گی، یعنی جس طرح سے اس سے پہلے تحریک لبیک 3 دھرنے دے چکی ہے، ایک مسلم لیگ نون کے دور میں اور 2 دھرنے اس نے تحریک انصاف کے دور میں دیے، تو اب تحریری ضمانت آ گئی تھی تحریک لبیک کے قائدین کی جانب سے، جس میں سعد رضوی صاحب کی رضامندی بھی شامل تھی کہ ہم اب کوئی لانگ مارچ مزید نہیں کریں گے، نہ کوئی دھرنا دیں گے، نہ ہم ریڈ زون یا فیض آباد جانے کی دھمکی دیں گے۔ اب اس یقین دہانی پر جو ایک تحریری صورت میں حکومت کے پاس موجود ہے، ایک تو تحریک لبیک کے 2200 سے زائد کارکنوں کو رہا کر دیا گیا۔ یہ ایسے کارکن تھے جو لانگ مارچ میں شریک تھے لیکن ان پر تشدد کے الزامات نہیں تھے، ایسے کارکن جن پر یہ الزامات ہیں کہ انہوں نے پولیس پر حملے کیے تھے اور ان کے حملوں کے نتیجے میں پولیس اہلکاروں کی جانیں گئیں، ان کے اوپر جو مقدمات ہیں وہ قائم رہیں گے اور عدالتیں وہ معاملہ دیکھیں گی، لیکن باقی جو 2200 کے قریب تحریک لبیک کے کارکن تھے ان کو رہا کر دیا گیا۔ دوسری جانب تحریک لبیک کی جانب سے ایک پازیٹیو جیسچر یہ آیا کہ تحریک لبیک نے فرانسیسی سفیر کی بے دخلی اور فرانس سے پاکستانی سفیر کو واپس بلانے کا جو ان کا مطالبہ تھا، اس مطالبے سے تحریک لبیک پیچھے ہٹ گئی، انہوں نے یہ مطالبہ واپس لے لیا اور اس بات پر رضامندی ظاہر کر دی کہ یہ ریاست کا استحقاق ہے اور ریاست کو یہ فیصلہ کرنا چاہیے کہ کسی بھی ملک سے اس کے سفارتی تعلقات کس قسم کے ہونے چاہیے، کیونکہ سعد رضوی اور تحریک لبیک کے قائدین کو اس معاملے پر بریف کیا گیا تھا کہ اگر پاکستان فرانس کے ساتھ سفارتی تعلقات اس معاملے پر ختم کرتا ہے تو اس سے انٹرنیشنل لیول پر پاکستان کو کتنا بڑا دھچکا لگے گا، FATF میں پاکستان کو کتنا نقصان پہنچے گا۔ پاکستان جو گرے لسٹ سے نکلنے کے بالکل قریب ہے، یہ گرے لسٹ سے بھی نہیں نکل پائے گا اور ہو سکتا ہے کہ پاکستان کو بلیک لسٹ میں ڈالنے کے لیے بھی کچھ اقدامات کیے جائیں، اور اسی طرح جو یورپی یونین کے ساتھ پاکستان کا GSP+ سٹیٹس ہے تجارتی حوالے سے، اس میں پاکستان کو بہت بڑا دھچکا لگ سکتا ہے کیونکہ فرانس یورپی یونین کا ایک بہت اہم حصہ ہے۔ تو یہ جو بریفنگ دی گئی تھی سعد رضوی کو اور تحریک لبیک کے دیگر قائدین کو، اس کے بعد یہ فیصلہ کیا گیا تحریک لبیک کی جانب سے کہ وہ فرانسیسی سفیر کی بے دخلی کے معاملے پر پیچھے ہٹ جائے گی۔ اس کے بعد 2 معاملات باقی رہ گئے تھے، ان میں ایک معاملہ یہ تھا کہ تحریک لبیک پر پابندی ختم کی جائے اور دوسرا معاملہ یہ تھا کہ سعد رضوی کو رہا کیا جائے۔ باقی تمام معاملات پر ایک مکمل اتفاق رائے ہو گیا تھا حکومت اور تحریک لبیک کے درمیان، اور 2 معاملات ایسے تھے جو اب تک لٹکے ہوئے تھے۔ تو اس صورتحال میں یہ جو ہنگامی سرکولیشن سمری ہے جس کا ہم نے آپ سے ذکر کیا، اسی ہنگامی سرکولیشن سمری کے ذریعے تحریک لبیک پر
पाबंदी हटाने की बाज़ाब्ता मंजूरी भी दे दी गई। और तहरीक लब्बैक के लिए अच्छी खबर ये आई कि तहरीक लब्बैक के नाम के साथ जो कलअदम का लफ्ज़ लिखा गया था उस लफ्ज़ को अब बाज़ाब्ता तौर पर हटा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद तहरीक लब्बैक ने अब तक ये धरना ख़त्म नहीं किया, यानी वफाकी काबीना ने सर्कुलेशन समरी के ज़रिए एक हंगामी इकदाम करते हुए तहरीक लब्बैक पर पाबंदी ख़त्म कर दी। लेकिन तहरीक लब्बैक का धरना अब भी जारी है। अब इतलात ये आ रही हैं कि तहरीक लब्बैक के कायदीन धरने में ये ऐलानात कर रहे हैं कि जब तक साद रिजवी रिहा नहीं होते उस वक्त तक ये धरना ख़त्म ना किया जाए। कारकुन पुरअमन रहें, लेकिन वज़ीराबाद के पार्क में जहां वो खैमों में मौजूद हैं वो वहीं जमे रहें। इस पूरी सूरत हाल में जीटी रोड के अतराफ कुछ दीगर मकामात पर दोबारा रुकावटें भी खड़ी की गई हैं। और यहाँ बहुत अहम बात यह है कि हुकूमत ये समझती है कि उसकी जानिब से तहरीक लब्बैक के इतने मुतालबात तस्लीम करने के बाद ये धरना ख़त्म हो जाना चाहिए था। और दूसरी जानिब तहरीक लब्बैक अब भी इस धरने को मुकम्मल तौर पर ख़त्म करने से इनकारी है। अब इस पूरी सिचुएशन में जो मुज़ाकरात के लिए कमेटी बनाई गई थी, हुकूमत और जो तहरीक लब्बैक के कायदीन हैं उन पर ये मुश्तमिल थी कमेटी, उसका एक नया इजलास बुलाने पर इत्तफाक किया गया है ताकि ये जो नई सूरत हाल है कि हुकूमत की जानिब से इतने पॉजिटिव जेस्चर्स के बाद भी ये धरना अभी ख़त्म नहीं हुआ और साद रिजवी की रिहाई के मुतल्लिक अब भी तहरीक लब्बैक के कायदीन का और उनके कारकुनों का मुतालबा कायम है कि ये धरना साद रिजवी की रिहाई के ऊपर ही ख़त्म होगा। तो इस पूरे मामले पर डिस्कशन के लिए हुकूमत ने और तहरीक लब्बैक के कायदीन ने यह फ़ैसला किया है कि इससे पहले कि दोनों जानिब से मज़ीद गलतफहमियाँ पैदा हों, जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई थी उसका एक और ताज़ा तरीन इजलास बुलाने का फ़ैसला हुआ है ताकि जो एक मामला बाकी रह गया है उस मामले को भी तय कर लिया जाए। बहरहाल अब वापस आते हैं कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को कौन धमका रहा है और वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की जानिब से इन धमकी आमेज़ पैगामात पर क्या जवाबात दिए गए। और साथ ही आपको मुख्तसरन ये भी बताते हैं कि इसहाक डार के मामले पर क्या एक बड़ी खबर है। तो मामला ये है कि इसहाक डार जब पाकिस्तान से फ़रार हुए थे तो उस वक्त उनके पास और उनकी अहलिया के पास सफारती पासपोर्ट थे और जब वो पाकिस्तान वापस नहीं आए अपने मुकदमात का सामना करने के लिए तो उन्हें कहा गया था कि आप अपने ये सफारती पासपोर्ट सरेंडर कर दें। इसहाक डार ने ये पासपोर्ट सरेंडर नहीं किए थे, उनकी अहलिया ने भी ये पासपोर्ट सरेंडर नहीं किया था, जिसके बाद इसहाक डार का जो सफारती पासपोर्ट था उसको कैंसिल कर दिया गया था और अब इसहाक डार बरतानिया में सियासी पनाह लिए हुए हैं। दूसरी जानिब सुप्रीम कोर्ट ने इसहाक डार की सेनेटरशिप मुअत्तल कर दी थी और उन्होंने अब तक बतौर सेनेटर अपने ओहदे का हलफ भी नहीं उठाया था। अब इस पूरी सूरत हाल में एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट ये है कि हुकूमत एक ऑर्डिनेंस लेकर आई थी और उस ऑर्डिनेंस के तहत ये लाजिम करार दिया गया था कि कोई भी रुकन जो कौमी असम्बली का रुकन मुंतखब हो या सेनेट का रुकन मुंतखब हो या सूबाई असम्बलियों का रुकन मुंतखब हो तो वो मुंतखब होने के बाद 60 दिन के अंदर अपने ओहदे का हलफ उठाएगा, वरना उसको डी सीट समझा जाएगा या उसको डी सीट कर दिया जाएगा। अब इस ऑर्डिनेंस के आने के बाद 60 दिन गुजर चुके हैं, लेकिन जाहिर है कि इसहाक डार ने पाकिस्तान नहीं आना था और वो नहीं आए। तो इस वजह से अब इस पूरी सूरत हाल में बड़ी डेवलपमेंट ये है कि इसहाक डार को डी सीट करने के लिए चेयरमैन सेनेट को बाज़ाब्ता एक रेफरेंस भिजवा दिया गया है। बहरहाल अब बात करते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को कौन सा ताकतवर माफिया धमकियां दे रहा है और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने क्या जवाबी पैगाम भेजा है इस ताकतवर माफिया को। तो मामला ये है कि प्राइम मिनिस्टर ने एक बहुत ही अहम, एक बहुत बड़ा और एक तारीखी फ़ैसला किया था और इस फैसले के तहत चीनी के गैर कानूनी हसूल, कार्टल बनाकर चीनी को महंगा करने और करप्शन साबित होने पर मुल्क भर की जो 81 शुगर मिल्स थीं
उन पर 44 अरब रुपए का जुर्माना आयद किया था और ये एक तारीखी इकदाम था। पहली मर्तबा पाकिस्तान की तारीख में शुगर माफिया के खिलाफ इतना बड़ा इकदाम किया गया था और इसका मकसद ये था कि आवाम को मुनासिब और सस्ते दामों चीनी फराहम की जा सके। लेकिन बाद में हुआ क्या? हुआ ये कि बाद में अदालत ने जुर्माने की ये जो रिकवरी हुकूमत करना चाहती थी, इस रिकवरी को रोक दिया, इस पर एक स्टे ऑर्डर दे दिया और प्राइम मिनिस्टर इमरान खान जो कुछ कर सकते थे इस हवाले से और उनकी हुकूमत जो कुछ कर सकती थी उन्होंने तो अपनी तरफ से कर दिया। लेकिन अदालत के इस किस्म के फैसले के बाद प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और उनकी हुकूमत के पास जो ऑप्शंस हैं वो बड़े महदूद हो गए थे, क्योंकि ज़ाहिर है कि जब अदालत इस तरह के मामलात पर स्टे ऑर्डर दे दे तो फिर हुकूमत के हाथ बन जाते हैं। अब हुकूमती ज़राए के मुताबिक इसी पूरी सूरत हाल में शुगर माफिया के दो ताकतवर कार्टल्स ने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान को इनडायरेक्टली ये धमकी आमेज़ पैगामात भी भिजवाए कि हुकूमत ने शुगर माफिया के खिलाफ जिस किस्म की कार्रवाई पहले की और जिस किस्म की कार्रवाई के ऑर्डर्स अब प्राइम मिनिस्टर इमरान खान दे रहे हैं और जिस किस्म के एक्शन का वो इरादा रखते हैं, इसके नतीजे में ये शुगर माफिया कार्टल्स जो हैं चीनी की कीमत मज़ीद 15% तक महंगी कर देंगे और हुकूमत के लिए मुश्किलात पैदा करेंगे और हुकूमत इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई भी नहीं कर सकेगी। ये पैगाम दिया गया है हुकूमत को और प्राइम मिनिस्टर को और तासुर ये था कि हम कानूनी पेचीदगियों के ज़रिए अदालतों में अपने खिलाफ जो एक मुमकिना कार्रवाई हो सकती है उस मुमकिना कार्रवाई को भी रुकवा लेंगे। लिहाजा बेहतर यह है कि जो हुकूमत हमारे खिलाफ एक्शन ले रही है ये एक्शन वापस लिए जाएं। लेकिन हुकूमती ज़राए इस बारे में क्या कहते हैं? हुकूमती ज़राए का कहना यह है कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने इन धमकी आमेज़ पैगामात को मुकम्मल तौर पर नज़रअंदाज करते हुए शहजाद अकबर, FIA और जो दीगर मुतलका इदारे हैं उनको कहा है कि इस शुगर माफिया के खिलाफ एग्रेसिवली एक्शन किया जाए। इनके खिलाफ जो हमने पहले भी कार्रवाई की थी उसको जारी रखा जाए। हम अदालती महाज पर भी इनके खिलाफ लड़ेंगे और इनसे जुर्मानों की रिकवरी भी करेंगे और चीनी की कीमतों को नीचे लाने के लिए भी एक मैकेनिज़्म बनाएंगे। ये प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने कहा हुकूमती ज़राए के मुताबिक कि मेरा ये रिजॉल्व है कि मैं इस हुकूमत के दौरान इस शुगर माफिया को हर सूरत नकेल डालूंगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए खुदा हाफिज़।